नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.एम. लामा बायो वाले गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आहार व पोषण के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं नेक्स्ट श्रृंखला 14 पार्ट लेकर आया हूं और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य ज्ञान के अंदर आने वाले प्रश्नों में काफ़ी महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को देखिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 31 और देखिए प्रश्न क्या है। पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन है, यानी हमारे शरीर में जो विटामिन है वो कई प्रकार के हैं, लेकिन उनमें से एक विटामिन ऐसा है जो पराबैंगनी किरणों यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा नष्ट हो सकता है। यानी सूर्य के प्रकाश से बनने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से तो विटामिन डी बनता है ना, लेकिन नष्ट होने वाले की बात है। तो देखो यहाँ ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनमें जो सबसे सेंसिटिव, लाइट से सेंसिटिव विटामिन होता है वो होता है विटामिन ई, यानी ये नष्ट हो जाता है पराबैंगनी किरणों से। तो यहाँ पर ए, डी और के हैं, ये सूर्य के प्रकाश से यानी पराबैंगनी किरणों से नष्ट नहीं होते हैं और ये नष्ट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट लाइट से विटामिन ई नष्ट हो सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत नहीं है? यानी यहाँ पर कुछ स्रोत दे रखे हैं विटामिनों के और विटामिन ए के स्रोत दे रखे हैं, उनमें से कौन सा विटामिन ए का स्रोत नहीं है? नहीं शब्द पे जोर देना है आपको। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहला ही ऑप्शन देखते हैं गाजर, और हमें पता है गाजर विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, तो बोले कौन सा नहीं है, तो हम बोलेंगे गाजर तो है, ठीक है। ऐसे ही आम, तो हमने बोला था पीले जो फल होते हैं उनके अंदर होता है, तो आम में भी है। सेब, सेब भी एक रंगीन चीज़ है, रंगीन पदार्थ है, यानी इसके बाहर की तरफ रंगीन परत पाई जाती है, इसमें भी होता है। लेकिन जो यीस्ट जो कवक है, यीस्ट एक कवक है और इस कवक के अंदर ये विटामिन नहीं होता है। तो ये भी एक डाटाबेस प्रश्न था जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है यीस्ट में नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो प्रतिदिन लेना आवश्यक है? अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया है प्रतिदिन, तो कौन सा ऐसा विटामिन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन डी, ए, ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो प्रतिदिन लेना आवश्यक है? तो देखिए यहाँ एक बुक के अंदर हम पढ़ते हैं तो सभी विटामिनों के प्रतिदिन की मात्रा दे रखी है। वैसे तो सारे ही विटामिन लेने चाहिए, लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट यूज हो रहा है। वो कंसेप्ट ये है कि ऐसा विटामिन जो शरीर में संग्रहित नहीं होता, जैसे मान लीजिए संग्रहित होने वाला विटामिन है, कोई विटामिन शरीर में संग्रहित हो गया, इकट्ठा हो गया, तो उसको तो 2-3 दिन नहीं भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए घी खा लिया, एक दिन घी खा लिया खूब सारा और 10 दिन तक घी नहीं खाया तो हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा घी खाया था वो जमा है, वो काम में आता रहता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर रोजाना नहीं खाएंगे 10 दिन तक तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, यानी हमें बहुत सारी परेशानी आएंगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऐसे ही विटामिन के बारे में बात है कि जो विटामिन शरीर में संग्रहित रह सकते हैं उनको डेली खाना जरूरी नहीं है। किसी किसी दिन अगर इनकी कम खुराक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है तो भी काम चल जाता है, क्योंकि जो संग्रहित विटामिन है वो काम में आ जाता है। लेकिन जो विटामिन संग्रहित नहीं होता है ना, और शरीर में काम आने के बाद में मूत्र के रास्ते से उत्सर्जित हो जाता है, तो वो विटामिन क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर डेली लेना पड़ेगा हमें। तो हम कह सकते हैं जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो विटामिन शरीर में संग्रहित रह सकते हैं। तो देखिए विटामिन डी भी यकृत में संचित होता है, विटामिन ए भी यकृत में संचित होता है और विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, ये भी संचित होता है। यानी ये सारे के सारे संग्रहित हो सकते हैं। इसका भी संग्रहण होता है तो डेली खाना जरूरी नहीं, इसका भी संग्रहण हो सकता है, इसका भी संग्रहण हो सकता है। लेकिन विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है ये जल में घुलनशील है, इनका यकृत में संग्रहण नहीं होता है। ये डेली बेसिस पे चाहे सब्जी के माध्यम से, चाहे अनाज के माध्यम से, चाहे दूध के माध्यम से, चाहे जो अंडे हैं उनके माध्यम से या फिर फलों के माध्यम से कैसे भी पहुँचे, ये हमारे शरीर में पहुँचनी चाहिए ताकि हमारी उपापचय क्रियाएँ नॉर्मल चलती रहें। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो प्रतिदिन लेना आवश्यक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो बेमेल का मतलब जो मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए विटामिन ए के बारे में बता रखा है, क्या बता रखा है, संक्रमण रोधी।
तो हमें पता है विटामिन ए संक्रमण को रोकता है, इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बोलते हैं, यानी संक्रमण को कम करता है, तो इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो ये तो मेल कर रहा है, सुमेलित है, बेमेल नहीं है। फिर विटामिन ई, तो विटामिन ई के बारे में लिख रखा है बंध्यता रोधी। तो हम जानते हैं विटामिन ई जो है ये शुक्राणु और अंडाणुओं को बनाने में मदद करता है, जननांगों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए आप कह सकते हैं अगर विटामिन ई लेंगे तो बंध्यता नहीं आएगी, विटामिन ई की कमी होगी तो बंध्यता आ जाएगी। तो ये बंध्यता को दूर करने वाला है, बंध्यता को रोकने वाला है, इसलिए बंध्यता रोधी विटामिन है। तो ये भी सही है, बेमेल नहीं है। फिर है विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या विटामिन डी एंटीऑक्सीडेंट होता है? तो हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि विटामिन ए, सी और ई, विटामिन ए, सी और ई ये क्या होते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन डी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ये। फिर भी चौथा ऑप्शन एक बार देख लीजिए। तो चौथा ऑप्शन क्या है? विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। तो साहब सही है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये सुमेलित है, लेकिन विटामिन डी यानी ऑप्शन सी जो है वो बेमेल है, यानी वो एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति का नहीं होता है। इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पूछा क्या है? बेमेल। तो यहाँ पर थर्ड आंसर हो गया। फिर चलते हैं 35वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अब यहाँ पर विटामिनों के कुछ समूह जोड़े बना रखे हैं और यहाँ पर किसी रोग के बारे में, रोग के साथ में उनका जोड़ा बना रखा है। तो सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित का मतलब 4 ऑप्शनों में से एक ऐसा समूह है, एक ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित है, यानी एक तरीके से वो मैच हो रहा है। तो यहाँ देखिए विटामिन ई से जोड़ रखा है जीरोफ्थैलेमिया को। तो जीरोफ्थैलेमिया का मतलब होता है आंख के अंदर शुष्कता आना, और आंख से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैलेमिया होता है। इसलिए ये तो क्या है? बेमेल है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी जीरोफ्थैलेमिया किसकी कमी से होता है? बोले ये तो विटामिन ए से संबंधित है, इसलिए ये विटामिन ई का काम नहीं है। फिर देखो विटामिन सी, पेलाग्रा रोग। तो ये सही लग रहा है आपको? सही है ये देखिए सही नहीं है, क्योंकि विटामिन सी से पेलाग्रा रोग नहीं होता। विटामिन B3 यानी जो नियासिन है उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन, देखिए इसमें देखेंगे कि विटामिन डी बंध्यता या नपुंसकता से संबंधित है। तो हम कहेंगे विटामिन डी है वो बंध्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि बंध्यता से संबंधित विटामिन है विटामिन ई, यानी विटामिन ई की कमी से बंध्यता हो जाती है। विटामिन डी की कमी से तो क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स रोग। तो ये भी एक तरीके से क्या कह सकते हैं? सुमेलित नहीं है। फिर चलते हैं चौथा ऑप्शन, विटामिन B12 परनीसियस एनीमिया। तो विटामिन B12 जो है, जिसका नाम साइनोकोबालामिन है, ये आरबीसी और डीएनए के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली अस्थि मज्जा के अंदर। तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होगा, और अगर ये नहीं होगा तो इसकी कमी से आप कह सकते हैं आरबीसी कम बनेंगी, आरबीसी की संख्या घट जाएगी, या जो आरबीसी बनेंगी वो परिपक्व नहीं होंगी। तो इसलिए परनीसियस एनीमिया इसकी कमी से हो जाता है। तो ये सुमेलित है, यानी ये सही है, विटामिन B12 की कमी से यही होता है। बाकी सारे ऑप्शनों में ये सुमेलित नहीं है। ई जीरोफ्थैलेमिया सुमेलित नहीं है, विटामिन सी पेलाग्रा सुमेलित नहीं है, विटामिन डी बंध्यता सुमेलित नहीं है, सिर्फ विटामिन B12 परनीसियस एनीमिया हो जाता है, ये सुमेलित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अनअपचायक है? यानी यहाँ कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण दे रखे हैं। तो निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अनअपचायक है, यानी नॉन रिड्यूसिंग है? तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं ऑप्शन माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था कार्बोहाइड्रेट में कि जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो अनअपचायक होते हैं, लेकिन सभी मोनोसेकेराइड और सभी डाइसेकेराइड अपचायक होते हैं। ठीक है, यानी मैंने कहा था सभी पॉलीसेकेराइड अनअपचायक और सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड अपचायक होते हैं, लेकिन डाइसेकेराइडों में से एक शर्करा थी। तो यहाँ पर देखो सारे ही ये तीनों तो डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं, ये मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। तो मोनोसेकेराइड तो सभी अनअपचायक
सॉरी मोनोसेकेराइड तो सभी अपचायक होते हैं, लेकिन डाइसेकेराइड भी सभी अपचायक होते हैं, लेकिन एक डाइसेकेराइड और वो है सुक्रोज, ये क्या होता है, अनअपचायक होता है। इस क्वेश्चन को रट लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। फिर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कोई बच्चा टेकल नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन नंबर 37, जीवन का आधार है। क्वेश्चन का लाइन पढ़ने में जितना सरल है क्वेश्चन उतना सरल नहीं है। तो देखिए जीवन का आधार क्या है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर। तो देखिए प्रोटीन से शरीर बनता है। प्रोटीन क्या है, संरचनात्मक अवयव है ना, संरचनात्मक पदार्थ है, इससे क्या बनता है, शरीर बनता है। वसा बोले ऊर्जादायक भी है प्लस संरचनात्मक भी है, यानी शरीर की संरचना भी बनती है। अमीनो अम्ल तो बोले अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं हमारे शरीर में, तो ये भी एक तरीके से संरचनात्मक हो गया, और साथ में ये क्रियात्मक भी है, कई क्रियाओं में शामिल भी होता है। और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए हमारी कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें होते हैं। और हमारे शरीर की सारी जो सूचना है, यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके के लक्षण आएंगे, वो हमारी जो जनन कोशिकाएं हैं उनके डीएनए में वो सारी सूचना छुपी होती है। तो देखिए जो नया जीवन आएगा, हम जिस प्राणी को जन्म देंगे तो उसके अंदर जो सूचनाएं किसके माध्यम से जाएंगी, न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से। तो हमारे शरीर का आधार तो कह सकते हैं प्रोटीन, वसा और अमीनो अम्ल है, लेकिन ये प्रोटीन, वसा और अमीनो अम्ल भी, इनकी सूचना भी किसमें छुपी हुई है, न्यूक्लिक अम्ल में। यानी नए जीवन बनाने के लिए तो यही जरूरी है, इसी में सारी सूचना छुपी हुई है। तो न्यूक्लिक अम्ल जीवन का आधार है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से प्रोटीन प्रकृति वाला पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ 4 पदार्थों के नाम दे रखे हैं, आपको ये पहचानना है कि किसकी प्रकृति प्रोटीन है, यानी प्रोटीन से बना हुआ है। तो यहाँ पर नंबर 1 चलेंगे रेयॉन, दूसरा है लेनोलिन, तीसरा है रेशम व ऊन, चौथा है सेरुमिन। तो अब यहाँ चारों को आपको पहचानना है, चारों क्या है। तो हम कह सकते हैं रेयॉन तो किससे बनता है, तो हम बोलेंगे रेयॉन तो सेल्यूलोज पर जो एनेओज है, यानी जो क्षार है उसकी क्रिया से बनता है। सेल्यूलोज पर एनेओज की क्रिया से क्या बनता है, रेयॉन बनता है। और रेयॉन से क्या बनता है, कृत्रिम रेशम। तो देखो मूल आधार इसका क्या हो गया रेयॉन का, बोले सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो प्रोटीन प्रकृति वाला नहीं है। फिर चलते हैं लेनोलिन। तो लेनोलिन क्या है, तो आप कहेंगे लेनोलिन, बताइए सोचिए। लेनोलिन एक वसा है, और किस प्रकार का वसा है, बोलिए मोम है। और ये इस लेनोलिन को बोलते हैं वूल फेट, यानी जो बाल होते हैं, जो ऊन होती है उसके ऊपर एक वसा की परत होती है। भेड़ के बालों पर देखेंगे तो एक वसा की परत होती है। भेड़ कोई तेल थोड़ी डालता है उसके बालों में कोई, फिर भी उसके बाल कभी सूखते नहीं है ना, ऐसे कड़े कड़े चिकने चिकने से महसूस होंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं बालों पर इसकी एक परत होती है, और ये एक वसा है। और स्पेशली क्या, कौन सी वसा है ये एक क्या है, ये एक है मोम। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं लेनोलिन जो है वूल फेट है, एक मोम है जो बालों पर परत में होती है। तो ये तो वसीय प्रकृति का हो गया, तो ये भी नहीं है। फिर चलते हैं रेशम व ऊन। तो रेशम एक रेशम के कीट के द्वारा स्रावित होती है, रेशम के कीट के द्वारा स्रावित होती है। तो रेशम के अंदर आप कह सकते हैं रेशम का जो कीट है वो इसको स्रावित करता है, और रेशम का कीट रेशम के धागे को स्रावित करता है। तो रेशम में किस पदार्थ से बना होता है, तो बोले रेशम प्रोटीन से बना होता है। और हम इसका नाम भी पढ़े थे, फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन सा, फाइब्रोइन प्रोटीन था उसमें। ऐसे ऊन है, यानी बाल हैं, और बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हम कहेंगे किरेटिन प्रोटीन। तो किरेटिन प्रोटीन, यानी ऊन में तो किरेटिन प्रोटीन है और रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन है। तो इस तरीके से रेशम व जो ऊन है ये प्रोटीन प्रकृति के हैं। फिर भी चौथा ऑप्शन और एक देख लीजिए, उसमें दे रखा है सेरुमिन। तो सेरुमिन क्या है, तो सेरुमिन दोस्तों कहाँ पाई जाती है, बोले इसको कर्ण मोम कहते हैं,
ये एक वसा है और कान में पाई जाती है पीले पीले रंग की, जिसको हम कीटी बोलते हैं। हालांकि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। भले ही किसी के कान में कीटी दिख जाए तो हम कहते हैं गंदा है, यानी साफ नहीं कर रहा है, लेकिन सही है, वो कीटी उसके कान को इन्फेक्शन से बचा रही है, अंदर पानी जाने से बचा रही है, अंदर कीट को जाने से बचा रही है, यानी उसके कान की रक्षा करती है। तो देख, तो सेरोमिन जो है वो है कर्णमोम, तो ये भी एक वसा है। लेनोलिन भी एक वसा है, मोम है, और ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन प्रकृति का कौन सा हो गया? रेशम व ऊन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ही गौर से देखना। ये अपने आप में ये ऑप्शन जितने सरल दिख रहे हैं, एग्जाम में जब सामने आ जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानना है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा का त्वरित स्रोत। देखो ये भी बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऊर्जा का त्वरित स्रोत, तो हमें खाने पीने में जो ऊर्जा है वो किस किस से मिलती है? तो बोलेंगे वैसे तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और वसा से भी मिलती है ना। प्रोटीन से आप कह सकते हैं डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती, जब ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर में खत्म हो जाएंगी तब प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर चलते हैं नंबर वाइज। तो पहला जो है वो है स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब ये ऊर्जादायक है, ये ऊर्जादायक है, ये भी ऊर्जा प्रदान करता है। और जब ये खाने में से को खा लेंगे तो लास्ट में इससे पाचन से क्या बनता है? बोले ग्लूकोज बनता है। जब इसको खाएंगे पाचन से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज हमारे रक्त में जाएगा और हमें ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही सुक्रोज है। सुक्रोज, इसको जब खाएंगे तो चीनी में गुड़ में होता है, गन्ने की शर्करा है ये, और ये जो खाएंगे तो इसको सुक्रोज को जब खाएंगे तो ये भी हमारे आहार नाल में जाके पच जाएगा, और इससे सुक्रोज के एक अणु से बोले ग्लूकोज का एक अणु और एक अणु फ्रक्टोज का बन जाता है। तो दोनों ही सरल शर्कराएं हैं और इससे आप कह सकते हैं ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे ही डेक्सट्रोज क्या है? डेक्सट्रोज नाम थोड़ा सा आपने सुना नहीं होगा या फिर थोड़ा सा भूल गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, डेक्सट्रोज होता है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज बोलते हैं। ग्लूकोन डी आता है मार्केट में, ग्लूकोन डी यानी ग्लूकोज है उसमें, और ये एक रासायनिक परिभाषा है। डी और एल टाइप का जो प्रकृति के अंदर जो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है वो डी प्रकृति का होता है। ये समावयवी होते हैं, इसमें हमें नहीं जाना, केमिस्ट्री का पार्ट है। आपको इतना याद रखना है, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। अब ये है कोलेस्ट्रोल। तो कोलेस्ट्रोल क्या होती है? एक वसा होती है, और वसा का ये व्युत्पन्न है, वसा का व्युत्पन्न है, और ये क्या है? एक स्टीरॉयड है। क्या है? एक स्टीरॉयड, यानी कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है, वसा का ही व्युत्पन्न है। तो अब यहाँ पर ये सारे ही ऊर्जादायक हैं। प्रश्न है त्वरित स्रोत, ऊर्जा का त्वरित। त्वरित का मतलब हाथों हाथ, कौन सी चीज़ को खाएंगे तो हाथों हाथ ऊर्जा मिलेगी? तो हम कहेंगे वसा को खाएंगे तो बिल्कुल हाथों हाथ तो नहीं मिलेगी, टाइम लगता है, क्योंकि घी, भूख लगती है तो घी खा के देख लेते हैं, हाथों हाथ ऊर्जा नहीं मिलती है। तो बोले किससे मिलती है? तो बोले हमें भूख लगती है तो या तो क्या करते हैं, चपाती खाते हैं, और चपाती से ज़्यादा चीनी घर में रखी हुई तो बोले चीनी खा के ऊपर पानी पी लेते हैं, तो भी थोड़ा सा शांति से मिलती है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी है मैदान में और उसको एकदम से ऊर्जा चाहिए, उसको थकान आ गई है, तो वो क्या पीता है? ग्लूकोन डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्च है ये तो हमारे अनाजों में होता है, इसलिए अनाज को खाएंगे तो 2-3 घंटे तो पचने में ही लग जाएंगे, तब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसलिए त्वरित ऊर्जा का स्रोत ये तो नहीं है। सुक्रोज है, ये आप कह सकते हैं जब जल में इसको डालेंगे फिर ये पेट में जाएगा, फिर ये पचेगा और इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, फिर रक्त में जाएगा, तो इसमें भी टाइम लग जाएगा। लेकिन जो डेक्सट्रोज है, जिसमें आप कह सकते हैं जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, ये क्या है? ये इसको पाचन की जरूरत नहीं है, इसको जैसे ही पानी में मिला के पिएंगे हमारे आमाशय में ही इसका अवशोषण हो जाएगा, रक्त में जाएगा और हाथों हाथ ऊर्जा मिलेगी। तो त्वरित ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया? डेक्सट्रोज। वेरी फेमस प्रश्न, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा समूह है पॉलीसेकेराइड से संबंधित है? यानी यहाँ 4 समूह दे रखे हैं, इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के नाम दे रखे हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड हैं सारे के सारे, उस समूह को हमें चुनना है। तो यहाँ वैसे तो डायरेक्ट अगर किसी को याद है तो इस प्रश्न को हल करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब ये प्रश्न सामने आता है तो कई बार बच्चा जल्दबाजी कर लेता है, दिमाग में कुछ अलग ही कंसेप्ट रहता है। तो यहाँ देखो, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड का समूह हो गया। तो पॉलीसेकेराइड तो आया ही नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जिसमें डाइसेकेराइड प्रमुख है, और फिर पॉलीसेकेराइड। तो इस तरीके से ये तो नहीं हुआ। फिर देखो
लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये आपको कंफ्यूज करेगा। इसमें लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज ये सारे के सारे क्या हैं? ये बोले डाइसेकेराइड हैं। क्या है? डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जल्दबाजी में ऐसे आ जाता है, गड़बड़ हो सकती है कि ये डाइसेकेराइड यानी एक ही समूह के हैं तो यही होंगे, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा ऑप्शन और भी कंफ्यूज करता है, उसमें पहला नाम है स्टार्च, फिर लैक्टोज, फिर सुक्रोज। तो यहाँ लैक्टोज और सुक्रोज तो डाइसेकेराइड हैं और स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। तो पहला ऑप्शन देख के कई बार स्टार्च देख के ही ऐसे जल्दबाजी रहती है तो गलत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट वाले प्रश्न को, ऑप्शन को जरूर पढ़ो कि सेलुलोज वो भी एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है और ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे पॉलीसेकेराइड हैं? बोले चौथे ऑप्शन में। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये समूह है, यानी चौथा जो ऑप्शन है ये पॉलीसेकेराइड का समूह है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद में कि ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में आते तो कई प्रश्नों के उत्तर आप नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये मैंने क्वालिटी क्वेश्चन बनाए हैं, खुद ने डिज़ाइन किए हैं। प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जिससे आप कह सकते हैं क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने, और भी ज़्यादा लॉजिकल बने और थोड़ा सा हर किसी बच्चे को ना आए। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों का मजा लेने के लिए आप बस बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि और भी क्वेश्चन ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।